हमारे अंडमान निकोबार के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट अनिल तिवारी जी, पार्टी के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी, स्टेट बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट मोहन हल्दर जी और वरिष्ठ पार्टी के भी और समाज में काम करने वाले कई अनुभवी और अलग अलग क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो व्यापारिक दुनिया का हो, चाहे वो शिक्षण दुनिया के हो, चाहे वो घरेलू काम में हो, अलग अलग क्षेत्र से विशेष लोगों को आज आमंत्रित किया गया है। मैं मानता हूं कि कभी कभी इस तरह से मिलन होते रहना चाहिए। आजकल डिजिटल दुनिया में हम लोग डिजिटली एक दूसरे से इतने जुड़ते हैं कि आत्मीयता नहीं मिलता है, सामने में मिल करके बात करने का, मिलने का मौका मिलता नहीं और इतना व्यस्त हो गए सब लोग अपने अपने जिंदगी में। तो बाकी जो कार्यक्रम के बारे में डिटेल्स आप लोग को बता ही दिया है, तो उसमें और ज़्यादा रोशनी डालने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपने जो दृष्टि है थोड़ा से 5-10 मिनट में मैं जरूर यहाँ आए हैं तो आपको मैं बात करना चाहता हूँ। वैसे जब अंडमान निकोबार कहते हैं तो जहन में बहुत दूर का जगह है ऐसा महसूस होता था। तो मैं बचपन में भी सोचता था कि है तो देश तो एक ही है, भारत देश, तो फिर ऐसा क्यों है कि अंडमान को रिमोट और दूर मानते हैं, लद्दाख कश्मीर को एक कोने मानते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को बहुत दूर बैकवर्ड मानते हैं। ये एक्चुअली सोच का वजह से होता है। प्रशासनिक व्यवस्था में भी ऐसा था। जो अंडमान निकोबार में किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को भेज दिया और 2 साल यहाँ नौकरी कर लिया, तो ऐसा मान्यता है कि वो बहुत रिमोट डिफिकल्ट जगह में सर्विस किया है, इसलिए अगले पोस्टिंग उसको दिल्ली मिलेगा या चंडीगढ़ या गोवा। तो पूरा मन स्थिति ऐसा था कि भारत एक ही देश में कुछ जगह बहुत ही दूर और बहुत ही तकलीफ जगह जहाँ कोई विकास नहीं है, और कुछ जगह जो है वो सेंटर है, ऐसा भारत देश को विभाजित करके रखा हुआ था। अभी जी कुलकर्णी जी बताया कि नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत दूर मानते थे और नॉर्थ ईस्ट वाला भी अपने आप को सोचते थे कि हम लोग तो कहाँ किस दुनिया में रहने वाले हैं, दिल्ली बॉम्बे का हमारा कोई नसीब में नहीं है, ऐसा था। लेकिन 2014 का बाद में आप लोग ने भी देखा होगा वो बदल चुके हैं। अभी तो दिल्ली से आप फ्लाइट लिया, 3 घंटे में ईटानगर, मेरे प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का राजधानी में सीधा पहुंच जाते हैं। पहले गुवाहाटी आना या कलकत्ता जाना, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ के आगे जाना, फिर हेलीकॉप्टर या फिर 12-15 घंटे फिर हम लोग बाई रोड से चलते थे। तो बहुत लंबा में मैं आपको विस्तृत बात नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि अगर उस समय जो शासन में जो थे, जो सरकार में थे, हमसे पहले जो लोग भी थे, अगर वो थोड़ा सा अपना सोच विचार बदलते तो ऐसा नौबत नहीं आना था। आज तो जो इंटरनेट हम यहाँ यूज करते हैं वही दिल्ली में भी वही है, जो हमारा पास फैसिलिटी है अंडमान में वही मुंबई में भी है, कोई फर्क नहीं। मैं अपने गांव में बैठ के भी काम कर सकता हूँ। पहले तो गांव इसलिए नहीं जाते थे कि गांव जाने से काम छूट जाते थे, दुनिया से कट ऑफ। तो अभी भारत में कोई ऐसा जगह नहीं बचा जो दूर दराज, बैकवर्ड, रिमोट ऐसे कहने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि चाहे वो फिजिकली हो चाहे डिजिटली हो, पूरा कनेक्ट हो चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में तो सरेंडर ही कर दिया था। राजीव गांधी जी ने जब डिक्लेयर कर ही दिया कि 100 रुपया भेजने से सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है, कोई समाधान ही नहीं था, वो सरेंडर हम कर चुके थे। लेकिन आज तो एक बटन दबाते हैं और तुरंत इंस्टेंटली सारा चीज बेनिफिशियरी का पॉकेट में, अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो 2024 में जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने,
तो शपथ लिया, हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ में हम लोगों ने शपथ लिया, फिर अपना कार्यालय किया और पहला हस्ताक्षर उन्होंने किया किसानों के खाते में पैसा डालने के लिए, किसान कल्याण के लिए पहला फाइल साइन किया और साइन किया, बटन दबाया, किसानों का अकाउंट में पैसा पहुंच गया। तो 2014 में हम जनधन खाते का ये लॉन्च करने के लिए गए थे, तो उसमें कई लोग समझ में नहीं आए। तो पहले तो बोला कि कैसे इतना करोड़ों का अकाउंट खोल सकते हैं। पहले तो ये था ना कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए खुद बैंक में जाते थे और कितना परेशानी के साथ बैंक अकाउंट खोलते थे, और बैंक अकाउंट में उसी का खुलता था जिसका पैसा था। गरीब आदमी, गांव का आदमी तो बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं था। तो मोदी जी ने कहा कि हमारा सरकार का पहला काम, हम फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, यानी कि जो आम लोग हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर है, उनको हम फाइनेंशियल व्यवस्था में अंदर लेंगे, सबका अकाउंट खोलेगा। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि अकाउंट तो खोल दिया, पैसा कहां से आएगा? फिर हम लोगों ने डिजिटल का कार्यक्रम शुरू किया। तो फिर चिदम्बरम जैसे जो कांग्रेस के जमाने में सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वो ही खुद बोलते हैं कि ये मोदी जी का सरकार जो है डिजिटल बोलते हैं, बैंक अकाउंट का बात बोलते हैं। गरीब लोग कहां से बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे, डिजिटल पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसा मजाक उड़ाते थे। वो सोच के ऐसा, ये पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं, सब हार्वर्ड से पढ़ के आए। ये पढ़ा लिखा का विषय नहीं है, ये मानसिकता का विषय है, सोचने का तरीका से जुड़ा हुआ चीज है। तो ये तीनों को जोड़ दिया बाद में जैम, पहला जनधन, फिर आधार, सबका आई कार्ड, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, फिर उसके बाद में मोबाइल के माध्यम से डिजिटल। तो जब जनधन, आधार और मोबाइल, जैम ट्रिनिटी, ये त्रिकोण जब हम लोग ने शुरू किया, तो आज उसका नतीजा है कि प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो या ऑफिसर हो या आम आदमी, सब बराबर है, सब जुड़े हुए हैं, हम लोग लिंक है, सब बराबर में लेकर के खड़ा किया। इसमें जो लोग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो लोग स्टडी करते हैं या थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आपको अनुभव होगा 1947 में हमने आजादी प्राप्त किया और सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने यहाँ फ्लैग जो पॉइंट है जहां मोदी जी ने अच्छा से उसका उद्घाटन किया और शुरुआत किया, फ्लैग अभी 150 फीट का फ्लैग लगाया है, और 1943 में फ्लैग लगाया और 47 में पूरा भारत आजाद हो गया। तो उस समय जो शुरुआत में पंडित नेहरू कोई इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, मेजोरिटी तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि ठीक है नेहरू जी को करने दो, उसको कोई एक किसी ने सपोर्ट नहीं किया। गांधी जी ने कहा, इसलिए उसको अनइलेक्टेड अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर करके काम सौंपा। ठीक है, अपॉइंटेड हो, इलेक्टेड हो, लेकिन काम तो मिला है प्रधानमंत्री बनने का, इतना बड़ा देश का सौभाग्य प्राप्त हुए, लेकिन कोई टारगेट, कोई विजन नहीं था। तो 1947 के बाद हम तो सरकार आते गई, 52 में इलेक्शन हुआ, फिर 57 में इलेक्शन हुआ, फिर 64, तो इलेक्शन होते गए, सरकार कांग्रेस का बनते गए। हम तो वैसे ही गरीब राष्ट्र बनकर के आगे बढ़ते गए। मैं जब पैदा हुआ और जब हमने दुनियादारी देखना शुरू किया, तो हम सोचते थे हमारा देश भी कब तरक्की करेंगे, कब हमको भी डेवलप कंट्री कहेंगे, कब हमारा भी आमदनी काफी बनेगा, हमारा भी लोग अमीर राष्ट्र के नाम से लोग देखेंगे, हमारा इकोनॉमी भी कब 7-8% से बढ़ेंगे। तो इकोनॉमी में 2-3% में ही इतना गरीब, इतना बड़ा राष्ट्र, ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ इतना स्लो, तो राष्ट्र अमीर हो ही नहीं सकता है। तो जहां भी जगह इंसान जो है, एक जर्नी का डेस्टिनेशन तो होते हैं ना। अगर मैं यहाँ अंडमान आ रहा हूं तो मुझे यहाँ श्री विजयपुरम में लैंड करना है, कहाँ जाना है, दिशा तय होते हैं, फिर लक्ष्य होते हैं। ऐसे अंधाधुंध आप नहीं चलते हैं ना कहीं भी। तो हम चल रहे थे, लेकिन टारगेट ही नहीं था।
तो हम अमीर राष्ट्र नहीं बना। लगभग 60 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया। तो 2014 में मोदी जी ने कहा ऐसे तो नहीं चल सकता है, इतना बड़ा राष्ट्र, इतना पुराना हमारा इतिहास, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री हजारों साल पुराना, ये जो 200-300 साल पुराने देश बने हैं वो अमीर राष्ट्र बन गए और भारत जो है गरीब राष्ट्र बनकर के रह गए। ये हम मंजूर नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने लक्ष्य सीधी एक लक्ष्य खींच दिया कि 2047 जब आजादी का 100 साल पूरा होगा तो भारत को विकसित होना ही है। तो उन्होंने टारगेट सेट किया और जब टारगेट सेट करने के बाद हम लोगों ने पूरा ताकत झोंक दिया और ताकत झोंकने के साथ साथ हमने ये कहा ये सिर्फ सरकार अकेला नहीं कर सकता है, इसमें पूरा भारत का हर एक नागरिक को जुड़ना होगा। काम तो सबको मिलकर करना है। सरकार में तो जिम्मेदारी दिया है, कोई राजा नहीं बनाया किसी को मंत्री सरकार में, वो तो जनता सेवा के लिए दायित्व दिया है, तो हम मिलके ही काम करना है। आज मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो 70s, 80s और 90s और 2000 का भी जब तक मोदी जी सरकार नहीं बनाया, चाइना नंबर 1 ग्रोथ रेट 8%, 9%, 10% में वो आगे बढ़ रहे थे और हमको तो मजाक उड़ाते थे हिंदू ग्रोथ रेट करके 3-4%। 2014 में हम आए और 15 में ही हमने चाइना को ओवरटेक किया और हम अभी दुनिया स्लो डाउन में है, 7.7% इस साल में ग्रोथ कर रहा है और चाइना 4.9% और बाकी अमेरिका, यूरोप तो 1%, 2%। तो जो हम सपना देखते थे कि हमारा भी काश ऐसा हो, आज हम जी रहे हैं उसको। अब सोचिए, जो लोग इकोनॉमिक में इंटरेस्ट है उनको मालूम होगा कितना तरसते थे हम लोग भी फास्ट ग्रोथ इकोनॉमिक नेशन बनेगा। तो आज हम जब $4.2 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन गए हैं, दुनिया में इतना क्राइसिस है, तो क्राइसिस का मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए ये भी आपने देखा होगा। उस दिन जब ईरान का अमेरिका और इजराइल का साथ समस्या शुरू हो गया पश्चिम एशिया में, तो हमारा तो अनफॉर्चुनेटली 80% तेल और गैस तो मिडिल ईस्ट से आते हैं, पूरा बंद हो गया। आप सोच सकते हैं हम लोग कितना चिंता में थे, क्योंकि अब तेल बंद हो गया, गैस बंद हो गया, तो क्या करेंगे हम? कोई 2-3 करोड़ वाला देश तो है नहीं यूरोप जैसे, कोई छोटा मोटा ये 50 लाख 60 लाख वाला होता है ना, दुनिया में ज्यादा देश जो है छोटे देश होते हैं। हम तो 140 करोड़ से भी ज्यादा वाला देश है। हमारा कंपेयर में कल्पना जो कर सकते सिर्फ चाइना ही है, बाकी तो कोई सामने में भी नहीं है। और इतना बड़ा देश का जब तेल गैस बंद हो जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं। आम लोगों ने इतना नहीं सोचा होगा, हम लोग जो सरकार में है इतना टेंशन, इतना चिंता, लेकिन मन में हमको विश्वास था कि मोदी जी हमारा नेता है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो किसी तरीके से वो संभाल लेंगे। तो पहला स्टेप पार्लियामेंट चल रहा था, हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया। हमने कांग्रेस वालों को सबको कहा कि ऐसे क्राइसिस में साथ देना है सरकार का। हम अपना गलती से अगर फेल हो गया तो हमको आप गाली दे सकते हैं। लोकतंत्र में तो सरकार अगर विफल होता है तो बोल सकता है, लेकिन ये क्राइसिस तो हमने पैदा नहीं किया, ये तो देश के बाहर का क्राइसिस है। और जब लड़ाई होता है, कोई बड़ा समस्या होते हैं, तो किसी भी क्राइसिस में सब एक साथ होता है। पहले में लड़ाई के समय में ऑपोजिशन रूलिंग नहीं होता है, उसमें एक देश होता है। जब हरमुज स्टेट में बंद हो गया तो भी कांग्रेस जो हमको गाली दे रही थी, फिर भी हमने कांग्रेस वालों को कहा कि आप लोग कम से कम ऐसे क्राइसिस समय में भड़काना नहीं है जनता को, आप साथ दीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, आपको साथ देना। हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया और समझाया भी है। तो उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन, हम लोग ने जो कैबिनेट में थे तो हम लोग सोच रहे थे कि आम लोगों को बोझ कम से कम हो। 10 रुपया डीजल और 10 रुपया
पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी का सबसे पहले हमने काटा है। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रपोजल था कि 10 रुपया काटना है, तो इमीडिएटली दिमाग में ये आया कि हमारा सरकार का खजाना जो लोगों के लिए काम करना है उसका क्या होगा। तो जब निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर और उच्च अधिकारियों के साथ हम लोग बैठा, प्राइम मिनिस्टर ने एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, हम लोग 6-7 मंत्री हैं उसमें। तो जब बैठा तो उसमें जो हिसाब बताया कि लगभग 1 लाख करोड़ उसी समय जो सरकार का पास पैसा आना था, जिससे हम रोड बनेगा, रेलवे बनेगा, घर बनाएगा, वो हमने सेक्रीफाइस किया, यानी कि सरकार का खजाना में वो पैसा नहीं आया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था कि ये लोन हम ले लेंगे, लेकिन हम आम आदमी को बोझ नहीं देंगे। तब जाकर के बाकी देशों में 30%, 40%, 50%, और मैंने देखा कुछ देश है उसमें 100% पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा 4%, 5%, पूरा इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस के समय में इतना ही दाम बढ़ा है। मतलब सरकार ने कितना लोड लिया है। अब इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों दाम बढ़ाया। अरे देश में पाकिस्तान में 45-46% दाम बढ़ा है। अमेरिका जो तेल पैदा करता है दुनिया का सबसे ज्यादा, वहां इतना तेल का दाम बढ़ा है। आप जितना भी हमारे पड़ोसी राष्ट्रों का देखिए, आप कंपेयर करके आजकल तो आप खुद ही इंटरनेट में आप पता कर सकते हैं कितना दाम बढ़ा है, और हम तो मुश्किल से 5%। तो ये है प्रॉपर मैनेजमेंट और एफिशिएंट इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट का ये नतीजा है कि आम लोगों को तकलीफ नहीं दिया। वैसे कोविड के समय में भी ऐसा हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आम लोगों को, गरीबों को खाने पीने के लिए हमको व्यवस्था करना होगा, हम कोई हिंदुस्तानी भूखा पेट सोएगा ये हम मंजूर नहीं कर सकते। तो उस समय जो चावल देने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जब लागू किया, तब भी हम लोगों ने कहा कि 82 करोड़ 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का, पूरा यूरोप और अमेरिका का मिला हुआ पॉपुलेशन, इतना लोगों को फ्री में चावल दाल पहुंचाना है, गांव गांव इतना बड़ा देश पहुंचाना है, कैसे कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि करना ही है हमको, हमारी जिम्मेदारी है। हम ये कांग्रेस का सरकार नहीं है कि रोते रहेंगे, हमको जिम्मेदारी दिया, हमको करना है। ऐसा कितना घटनाएं हैं, मैं लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए और उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ। आज के जमाने में, डिजिटल जमाने में, आप लोग निगेटिव न्यूज भी देखते हैं, पॉजिटिव न्यूज भी देखते हैं, और ज्यादातर जो निगेटिव है वो ज्यादा प्रचार करते हैं, और फेक न्यूज, झूठ न्यूज इतना फैलाते हैं। अभी मैं उस दिन अरुणाचल गए थे 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, फिर कांग्रेस और ये जो वामपंथी इकोसिस्टम होते हैं देश में, वो बाहर से एंटी इंडियन फोर्सेस का फंडिंग होते हैं, हम लोगों ने कार्रवाई भी बहुत किया है। उन्होंने फिर फेक न्यूज चलाया कि 75 जज को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों को, मैं और हमारा जो अभी वर्तमान में कानून मंत्री है, हम दोनों लेकर के लंदन में बैडमिंटन खेलने गए हैं, ऐसा न्यूज चला दिया। और न्यूज चला कम से कम 3 दिन तक। फिर बाद में तय हुआ कि चलो कोई उसका जवाब देंगे। तो बैडमिंटन एसोसिएशन वाला ने कहा कि ये बैडमिंटन स्पोर्ट्स को बदनाम किया इन लोगों ने, तो इसको सबक सिखाना है। फिर PIL फाइल किया हुआ है, तो उसका भी कार्रवाई होगा कोर्ट में। तो इस तरह का झूठ, इस तरह का फेक न्यूज फैलाना ये एक फैशन सा हो गया। दिन भर काम तो करना नहीं, यूट्यूब में आकर गाली देते रहते हैं लोग, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये कुछ लोग ऐसा होते हैं, देश का ग्रोथ में कोई योगदान नहीं। और योगदान नहीं दे सकता है तो देश को गाली तो मत दो, कम से कम देश तरक्की कर रहा है, ये रो रहा है, रोज गाली दे रहा है कि हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। अरे भाई 14 साल पहले, 15 साल पहले जो हालत है और आज का हालत को देखिए। इसलिए आज के जमाने में 12 साल लगातार इतना बड़ा देश का 3 बार कॉन्जिक्यूटिव इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनना, ये नेहरू जी के समय में तो सोच सकते हैं,
क्योंकि उस समय आजादी के बाद तो सब एक ही मूड में थे, भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट दो, काम करे ना करे। बाद में लोगों को समझा कि ये आजादी तो मिल गया, लेकिन आगे भी तो जाना है देश को, तो कांग्रेस के हाथ में भारत कोई सुरक्षित नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता है। तब लोगों ने सोचा कि अब मोदी जी को मौका देना है, लगातार मौका देना है। 3 बार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और अभी तो कंटिन्यू है, और 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए हमने आपके बीच में आकर के सोचा कि आप सब कुछ मालूम है, लेकिन हमारा ड्यूटी बनता है कि कुछ खास लोगों से मिलना है और फिर आह्वान करना है कि ये हमारा शुरुआत है, विकसित भारत का हमारा जर्नी है, ये हमारा जो सफर है ये अभी जारी है। मोदी जी का ये सिर्फ तीसरी कार्यकाल हुए हैं, आगे और लंबा हमको तय करना है। हमारा सपना बड़ा है, हमको सरकार में आके बैठना ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो विकसित भारत है। सरकार तो इसलिए बना है कि वो लक्ष्य को पूरा करना हमारा मोदी जी का नेतृत्व में ही होगा। इसलिए हम लोग आप लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि चुनाव का भाषण नहीं है, ना हमको अभी वोट मिलना है, अभी ना हमको वोट मांगना है। कांग्रेस के जमाने में तो हम तो मालूम है अच्छा से नियम क्या है, हम तो विपक्ष में एमपी थे, खूब चिल्लाते थे कि ये समर में, गर्मियों के दिन में सारा जो सरकार में मिनिस्टर एमपी जो है पूरा विदेश में, कोई इधर उधर अफ्रीका यहाँ नहीं, सब यूरोप, अमेरिका या कनाडा, सारे के सारे कांग्रेस मिनिस्टर और फैमिली। और मोदी जी ने कहा हमारा सरकार में कोई मंत्री, कोई अधिकारी विदेश तभी जाएगा जब देश के लिए उस विदेश में हमको अनिवार्य काम है, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करना है, वार्ता होते हैं, तब जाना है। कोई जा ही नहीं सकता प्रधानमंत्री का परमिशन के बिना, वैसे भी नियम नहीं। उस समय तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तो इंसल्ट करते थे कांग्रेस वाले, बिना पूछ के इधर उधर निकल जाते थे। कभी कभी तो मंत्री जो है फ्लाइट पकड़ के विदेश जाते हैं और प्रधानमंत्री के वहां सिर्फ नमूना के लिए परमिशन का ऐसे फाइल भेज देते थे। कोई इज्जत नहीं था प्रधानमंत्री का। ऐसा कैसे चल सकता है देश कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे और पूरा हुकुम बैकग्राउंड में एक परिवार चला रहे थे। हम लोग तो एक परिवार का कोई खिलाफ ये कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि देश तरक्की करे और देश में जो संविधान है उसका हम रक्षा करते हुए आगे चल रहे हैं। जिन्होंने संविधान को बर्बाद किया वो आजकल संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, उसको समझ में भी नहीं है किताब उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन एक फैशन सा उन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन हम लोगों ने अपना काम करने का ठान लिया है। और मैं खुद, जैसे बताया गया है, मैं जब होम मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री थे तब भी आया, काफी हमने यहाँ कार्य शुरू किया। मैं जब यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मेरे पास कई और विभाग थे, तब भी मैंने यहाँ स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए काम शुरू किया। मैं जब लॉ मिनिस्टर थे तो कानून मंत्री बनते समय हमने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ये जो हमारे जो सीनियर जजेस को हमने कहा कि इसका बन नहीं हो रहा। तो यहाँ एक हाई कोर्ट का एक बेंच है अंडमान निकोबार के लिए। तो मैं जब लॉ मिनिस्टर थे तो चीफ जस्टिस को भी कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मैंने बताया कि यहाँ रेगुलर हियरिंग होना है, न्याय इंसाफ लोगों का दरवाजा के सामने में होना है। और यहाँ का प्रशासन को कहा कि जस्टिस के लिए कोई डिले नहीं होना चाहिए अंडमान निकोबार के लोगों के लिए। तो ये सब काम किया। और मैं जब साइंस मिनिस्टर थे, अर्थ साइंस, चुनाव से पहले मैंने अंडमान निकोबार में जो बारिश कब होगा, धूप कब खिलेगा, यहाँ तूफान आंधी स्टॉर्म कब आने वाला है, ये सटीक बताने का डॉपलर स्टेशन का व्यवस्था के लिए मैं खुद सैंक्शन किया। भूमि पूजन मैंने खुद आकर के किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जोशी साहब हमारे साथ में पूरा समय रहे, वो सारा कार्यक्रम। तो अंडमान निकोबार के लिए प्रधानमंत्री ने जो बड़ा जो एक
विजन रखा है उसको पूरा करने के लिए हम लोग भी अपना अपना स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में जो कहा कि अंडमान निकोबार जैसे इतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, एक प्रॉस्पेरस रीजन जहां वाइल्ड लाइफ, मैरिन लाइफ का अपना एक लेवल है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ का इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कानून, पूरा नियम पालन करके यहाँ का इकोसिस्टम को कोई बर्बाद नहीं करने के लिए, साथ साथ विकास भी, मॉडर्न दुनिया जैसे कहा ना, विरासत भी विकास भी, और क्लाइमेट के दृष्टि से इसका जो संरक्षण होना है वो भी, और वो रिमोट का टेक खत्म करने के लिए जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी, भारत का सिक्योरिटी, पूरा बे बंगाल का सिक्योरिटी हिंदुस्तान के हाथ में है। ये सब को पूरा करते हुए यहाँ का लोगों का जो व्यापार करने वाले लोग अच्छा जानते हैं कितना संभावनाएं है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी का नई ऊंचाई छुएगा, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा प्रोजेक्ट का जो कल्पना किया है, कितने एक्सपर्ट ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। तो हिंदुस्तान का तरक्की देख करके कुछ लोगों को तकलीफ होने के लिए हम तो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, सचमुच इन्होंने फिर अपोज करना शुरू कर दिया। तो हम भी तो आज डाइव लगाया है यहाँ सागर में, लेकिन हमने डाइव लगाया है वो अंदर में सुंदरता, सागर का अंदर में जो जीव जंतु है, जो वैरायटीज ऑफ फिशेस, कोरल्स, जो लाइफ है, उसका रिचनेस, उसका वैल्यू को समझने के लिए हमने डाइव किया। लेकिन दूसरे वाला ने भी आके डाइव लगाया प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए, वो तो गलत प्रचार करने के लिए, यहाँ का प्रमोट करने के लिए नहीं, प्रमोशन के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए डाइव लगाया। ये तो ठीक नहीं है। देश का विरोध इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं ऐसा मत करो, ये कोई मजाक तमाशा करने का विषय नहीं है। इसको हम सीरियसली अपना जीवन काल में ही हमको विकसित भारत के साथ साथ विकसित अंडमान निकोबार देखना है। इसलिए ये रिमोट, बैकवर्ड, एकदम आइलैंड के बीच में वो नहीं, ये तो केंद्र बिंदु बन जाएगा। और यहाँ तो क्वालिटी टूरिस्ट ही आना चाहिए, गंदगी फैलाने के लिए नहीं। गंदगी तो बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बाद में जाके देखिए, आपका जो लोग बिजनेस करते हैं, आपका तो इतना स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। ओनली क्वालिटी टूरिस्ट, अच्छा सिटीजन जो है, अच्छा नागरिक है, वो यहाँ आएंगे। यहाँ आकर के हंगामा करने वाला, गंदगी फैलाने वाला, प्लास्टिक फैलाएगा, उनको मना कर देना कि आप मत आइए। यहाँ जो है अच्छा चीज खिलाइए, आप आइए, पैसा खर्चा कीजिए, आइलैंड के लोगों का व्यापार में मदद कीजिए, यहाँ लूटने के लिए मत आइए, यहाँ देने के लिए आइए। ऐसा अंडमान निकोबार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने वाले हैं। तो इसलिए जो बुद्धिजीवी है, यहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल, यहाँ के एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट, यहाँ का सीनियर सिटीजन, यहाँ का यूथ, वुमेन, सबका दायित्व बनता है कि आपका इतना खूबसूरत अंडमान आइलैंड को, अंडमान निकोबार का पूरा ये द्वीप समूह है, इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह बनाए के रखना है, विकसित भी करना है, यहाँ का वैल्यू को भी बचाना है। ये पैरेलल चलता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। भविष्य में आएंगे, मैंने सोचा है कि इस बार तो मैं अकेला आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अंडमान में अकेला आना तो बड़ा नुकसान है। अपना पत्नी को लेके आना चाहिए। और जो जवान वाला लोग तो कपल में आ सकते हैं, हम लोग तो शादीशुदा लोग हैं, तो अपना पत्नी को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत जगह मैं ही सिर्फ देखूं ये ठीक नहीं है। मेरे बीवी भी देखना चाहिए, बच्चे भी देखना चाहिए, और लोग भी देखना चाहिए। अभी मैं सिर्फ देख करके कहानी बताएगा, तस्वीर देखने से तो उल्टा मैं गाली खाएगा बीवी से, खुद इतना देख के आया, हमको लेकर गया ही नहीं। इसलिए अगले बार आऊंगा तो अपना परिवार को लेकर के आऊंगा, फैमिली लेकर के आएंगे तो मुझे लगता है कि जस्टिफाई होगा फिर मेरा विजिट। मैं तो तीसरी बार, चौथा बार आया है, लेकिन मेरे फैमिली कभी भी नहीं आया। तो अगले बार फैमिली के साथ आऊंगा। आप लोगों को मिल करके बहुत अच्छा लगा। हमारा
पार्टी के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी और टीम ने आप लोगों से संपर्क किया। कल मैं अपने वरिष्ठ कुछ लोगों से मिला, पद्मश्री हमारे जो यहाँ के जाने माने लोगों से मेरा मुलाकात हुआ और यहाँ के अधिकारियों से भी मिला। ओवरऑल मैंने देखा है, आज भी मैं स्वराज द्वीप में जो टर्मिनल वगैरह जो बना रहे हैं उसका भी जायजा लिया है। बहुत अच्छा काम हो रहा है तेजी से, जो पहले कुछ लटक के बैठा था सब क्लियर होकर अभी तेजी से काम हो रहा है। तो मोदी जी दुनिया का एक सबसे प्रसिद्ध डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आज लीडर बन गया है दुनिया का, और हमारा देश का सबसे लंबे समय तक वर्तमान में कंटिन्यू कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये मेरे लिए, ये सब एक दूसरे के लिए खुशी का ये पल है, मैं मानता हूँ सब ये खुशी का पल है सबके लिए। तो क्योंकि वो हमारा नेता है, अगर विश्व का सबसे प्रसिद्ध नेता भारत का प्रधानमंत्री है, उसमें तो सबको खुशी होना चाहिए। इसलिए उस उपलब्धि के साथ साथ 12 साल हमारा सरकार पूरा भी हो गया। मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल होने पर मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपके भविष्य के लिए, आपके परिवारजन सबका खुशी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।